जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र के महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा जिससे वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों अतिलघुत्तरीय। बच्चों यह NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के लिए स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो पहला क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण का दूसरा सिद्धांत क्या है। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो बच्चों, सामाजिक स्त्रीकरण के दूसरे सिद्धांत के अनुसार सामाजिक स्त्रीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। यह परिवार और सामाजिक संसाधनों की एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में उत्तराधिकार के रूप में घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। सामाजिक विषमता से क्या अभिप्राय है। तो सामाजिक विषमता से क्या अभिप्राय, आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो बच्चों, प्रत्येक समाज में कुछ लोगों के पास धन, संपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शक्ति जैसे मूल्यवान संसाधनों का दूसरे की अपेक्षा अधिक बड़ा भाग होता है, जबकि कुछ लोगों के पास इनका अभाव रहता होता है, जिसे सामाजिक विषमता कहा जाता है। ठीक है, बहुत सरल है, बहुत कठिन नहीं है। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, आप पूर्वाग्रह और अन्य किस्म की राय अथवा विश्वास के बीच कैसे भेद करेंगे अथवा जात पूर्वाग्रह को परिभाषित कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, जात पूर्वाग्रह या एक समूह अथवा जात के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह अथवा जाति के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार होता है, जिसे पूर्वाग्रह जाति पूर्वाग्रह कहा जाता है। एक पूर्वाग्रहित व्यक्ति के पूर्व कल्पित विचार साबूत साक्ष्यों के विपरीत सुनी सुनाई बातों पर आधारित होते हैं तथा नई जानकारी प्राप्त होने के बाद भी बदलने से इनकार करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या है। सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या है बच्चों। देखो, कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार। देखो, सामाजिक बहिष्कार वे तौर तरीके हैं जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से बच्चों क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है। ठीक है, यानी समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है तथा पृथक रखा जाता है। पृथक माने होता है अलग। सामाजिक बहिष्कार अनैच्छिक होता है, अर्थात बहिष्कार एवं बहिष्कृत लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध कार्यान्वित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों। आज जाति और आर्थिक असमानता के बीच क्या संबंध है। आज जाति और आर्थिक असमानता के बीच क्या संबंध है, आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो बच्चों, आधुनिक काल में जाति तथा व्यवसाय के बीच संबंध कमजोर हुए हैं तथा पहले की अपेक्षा अब व्यवसाय परिवर्तन सरल हो गया है। इससे जाति तथा आर्थिक स्थिति के साथ संबंध कमजोर हुए हैं। वर्तमान में अमीर तथा गरीब लोग प्रत्येक जात में पाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में अश्वेतों को कहाँ पुनः स्थापित किया गया। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में, देखो सदी में से जो 100 वर्षों का होता है बच्चों, उसे सदी कहते हैं। ठीक है, देखो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में लाखों अश्वेतों, देखो अमेरिका में एक श्वेत थे एक अश्वेत। जो श्वेत होते थे वो गोरे लोगों को कहा जाता था, जो काले होते थे उन्हें अश्वेत कहा जाता था। तो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में लाखों अश्वेतों को बंटुस्तान या गृह क्षेत्रों में बलपूर्वक पुनः स्थापित किया गया, जो गंदगी से भरा एक गरीब क्षेत्र था, जहां आधारभूत संरचना, उद्योग, व्यवसाय तथा नौकरी बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दलित से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंस कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जाता है हर वर्ष। दलित से आप क्या समझते हैं। आप बस समझ गए बच्चों, जो गरीब होते हैं, जो कमज़ोर वर्ग के होते हैं, उन्हें दलित कहा जाता है। ठीक है, जो पैसे वगैरह से क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। देखो, दलित शब्द से तात्पर्य उस दुर्बल वर्ग से है जिसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति काफ़ी क्या होती है, कम होती है। दलित सदैव बच्चों अस्पृश्यता मंच होता है, छुआछूत। दलित सदैव अस्पृश्यता एवं सामाजिक भेदभाव का शिकार हो रहा है, इनका सदैव शोषण किया जा रहा है। भारतीय संविधान में दलितों को अनुसूचित जाति के अंतर्गत रखा गया, जिसे क्या कहा जाता है बच्चों, SC कहा जाता है। ठीक है, SC ST वगैरह। दलित वर्ग की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। देखो, ये भी इम्पोर्टेंस है। देखो बच्चों, दलित वर्ग की जो प्रमुख समस्याएं हैं, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक एवं अंतरजातीय संघर्ष की समस्याएं दलित वर्ग की प्रमुख समस्याएं हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों की दो प्रमुख समस्याएं बताइए। अनुसूचित जातियों की दो प्रमुख समस्याएं बताइए। तो अनुसूचित जातियों की दो प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1,
अस्पृश्यता की भावना के कारण, अस्पृश्यता में छुआछूत, अस्पृश्यता की भावना के कारण अनुसूचित जाति की समाज में जो है काफ़ी निम्नहीन स्थिति रही है। आज भी समाज में इनके साथ जो है सम्मानपूर्वक व्यवहार में कमी देखी जाती है। अनुसूचित जाति की आर्थिक समस्या भी है, क्योंकि पहले जो है इन्हें इच्छानुसार व्यवसाय चुनने की आज़ादी नहीं थी तथा भूमि पर जो है अधिकार नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिटिश भारत की सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए अनुसूचियाँ कब तैयार की? ब्रिटिश भारत की सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए अनुसूचियाँ जो है कब तैयार की? इसका उत्तर देखेंगे। ब्रिटिश भारत की सरकार ने वर्ष 1935 में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की अनुसूचियाँ तैयार की, जिनमें उन जातियों तथा जनजातियों के नाम दिए गए थे जिन्हें उनके विरुद्ध बड़े पैमाने पर किए जा रहे भेदभाव के कारण जो है विशेष बर्ताव का पात्र माना गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, अन्य पिछड़े वर्ग दलित या अनुसूचित जातियों से कैसे भिन्न है? अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे हम लोग ओबीसी कहते हैं। ठीक है, आइए इसको तो देखेंगे। देखो बच्चों, दलित से तात्पर्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सर्वाधिक पिछड़े समूह से है। ये वर्ग अस्पृश्यता यानी छुआछूत, ये वर्ग अस्पृश्यता एवं सामाजिक भेदभाव का शिकार रहे हैं। इसके विपरीत जो है जातियों का एक काफ़ी बड़ा समूह ऐसा भी है जो निम्न तो समझा जाता है, परंतु उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है और उन्हें ना ही अछूत माना जाता है। इन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। हम यहाँ किस अर्थ में कह सकते हैं कि आज क्षमता जितनी शारीरिक है उतनी ही जो है सामाजिक है। आइए इसको तो देखेंगे। असक्षम लोग केवल इसलिए अक्षम नहीं होते हैं कि वे शारीरिक या मानसिक रूप से बाधित होते हैं, बल्कि इसलिए भी जो है अक्षम होते हैं कि समाज कुछ इस रीत से बना है कि वह उनकी जो है ज़रूरतों को पूरा नहीं करता। भारत में प्रचलित प्रमुख सांस्कृतिक विचारधारा एवं संरचना विकलांगता को आवश्यक रूप से व्यक्ति की विशेष स्थिति मानती है, जिसे उस व्यक्ति को जो है भुगतना पड़ता है, जो सामाजिक भेदभाव को जो है प्रस्तुत करती हैं। दिव्यांग से आप क्या समझते हैं? दिव्यांग से आप क्या समझते हैं? देखो सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी अब की बार पूछा गया था क्वेश्चन। दिव्यांग से आप क्या समझते हैं? जो व्यक्ति किसी कारणवश शारीरिक रूप से अपंग हो उसे अपाहिज या विकलांग पुकारने के स्थान पर दिव्यांग कहते हैं। ठीक है, ये बहुत सरल है। दिव्यांग कहते हैं ये लोग केवल इसलिए अक्षम नहीं है कि वे शारीरिक या मानसिक रूप से बाधित होते हैं, बल्कि इसलिए भी अक्षम होते हैं क्योंकि समाज कुछ रीतियों से बना है कि वह उनकी आवश्यकताओं को जो है पूरा नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे हम लोग, सांस्कृतिक विविधता क्या क्या अर्थ है? अगला क्वेश्चन जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र के सांस्कृतिक विविधता क्या का अर्थ है। देखो, सांस्कृतिक विविधता से अभिप्राय किसी समाज या समुदाय की संस्कृति में पाए जाने वाले अंतरों से है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रवाद क्या होता है? समानता या किन कारकों पर आधारित होता है अथवा क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है? आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, क्षेत्रवाद का अर्थ अपने क्षेत्र के प्रति लगाव की उस भावना से है जो व्यक्ति को अन्य क्षेत्रों की तुलना में अपने क्षेत्र को प्राथमिकता देने तथा अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा करने हेतु प्रेरित करती है। भारत में क्षेत्रवाद भारत की भाषाओं, संस्कृतियों, जनजातियों और धर्मों की जो है विविधता के कारण जो है पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संप्रदायवाद अथवा सांप्रदायिकता क्या है अथवा सांप्रदायिकता का क्या अर्थ होता है अथवा संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? तो आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग जो है। देखो, सामान्य भाषा में सांप्रदायिकता या संप्रदायवाद का अर्थ है धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद। उग्रवाद स्वयं में एक ऐसी अभिवृत्ति है जो अपने समूह को ही जो है वैध या श्रेष्ठ समूह मानती है और अन्य समूहों को निम्न, अवैध अथवा जो है विरोधी समझती है। भारत में संप्रदायवाद एक विशेष मुद्दा बन गया है क्योंकि यह जो है तनाव एवं हिंसा का पुनरावर्तक स्रोत रहा है। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी देखो परीक्षाओं में पूछा गया है। सांप्रदायिकता निवारण के लिए सुझाव दीजिए।
सांप्रदायिकता निवारण के लिए सुझाव दीजिए। देखो बच्चों, सांप्रदायिकता क्या है? जब एक धर्म दूसरे धर्म से अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है, तब जो है सांप्रदायिकता उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ जो है पूछा है सांप्रदायिकता निवारण के लिए सुझाव दीजिए। तो उत्तर देखेंगे हम, सब सांप्रदायिकता निवारण हेतु सुझाव निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित है नंबर 1 बच्चों, सांप्रदायिकता रोकने हेतु सरकार को समानता पर आधारित कानून का जो है निर्माण करना चाहिए। ठीक है। नंबर 2, सांप्रदायिकता को रोकने के लिए सभी धर्मों के आचार व्यवहार का सम्मान करना चाहिए तथा राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में ये विभिन्न भाव अर्थ कौन से हैं जिनमें धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षवाद को जो है समझा जाता है? भारत में वे विभिन्न भाव अर्थ कौन से हैं जिनमें धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षतावाद को समझा जाता है? आइए इसको उत्तर देखेंगे। वास्तव में धर्मनिरपेक्षता बच्चों या धर्मनिरपेक्षतावाद सामाजिक एवं राजनीतिक सिद्धांतों में प्रस्तुत सर्वाधिक जटिल शब्दों में से एक है। धर्मनिरपेक्ष तथा धर्मनिरपेक्षता के भारतीय अर्थों में उनकी पश्चिमी भावार्थ तो शामिल है, पर उनमें कुछ और भाव भी जुड़े हैं। रोजमर्रा की भाषा में धर्मनिरपेक्ष का सर्वाधिक सामान्य प्रयोग सांप्रदायिक के बिल्कुल विपरीत अर्थात विलोम के रूप में किया जाता है। इस प्रकार एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति या राज्य वह होता है जो किसी विशेष धर्म को अन्य धर्मों की तुलना में पक्ष नहीं लेता है। ठीक है। इस भाव में धर्मनिरपेक्षता धार्मिक उग्रवाद का विरोधी भाव है तथा इसमें धर्म के प्रति विद्वेष का भाव होना आवश्यक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आज नागरिक समाज संगठनों की क्या प्रासंगिकता है? तो नागरिक समाज उस व्यापक कार्य क्षेत्र को कहते हैं जो परिवार के निजी क्षेत्र से परे होते हैं लेकिन राज्य और बाजार दोनों क्षेत्र से बाहर होता है। नागरिक समाज सार्वजनिक अधिकार का गैर राजकीय तथा गैर बाजारी भाग होता है जिसमें अलग अलग व्यक्ति, संस्थाओं और संगठनों का निर्माण करने के लिए स्वेच्छा से परस्पर जो है जुड़े होते हैं। ठीक है बच्चों, नागरिक समाज में शामिल होने की मुख्य कसौटियाँ यह है कि संगठन जो है राज्य नियंत्रित नहीं होना चाहिए और यह विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक लाभ कमाने वाले तत्व न हो। नागरिक समाज संगठनों के माध्यम से सामाजिक हितों से संबंधित समस्याओं का प्रभावी निपटारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम जो है कब पारित हुआ और इसका जो है क्या तात्पर्य है? तो आइए इसको उत्तर देखते हैं हम लोग। देखो, सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को पारित हुआ और 12 अक्टूबर 2005 से यह जो है लागू हुआ। यह एक ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों को सरकारी अभिलेखों तक पहुंचने का अधिकार दिया गया है, अर्थात भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम की उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1 बच्चों, यह अधिनियम एक आंदोलन बन चुका है क्योंकि यह आम नागरिक को सरकार की नीतियों और कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु सशक्त करता है। नंबर 2, इसके माध्यम सरकार के विभिन्न घोटालों जैसे 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला आदि को का पता चला। नंबर 3, इसके माध्यम सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ी है जिससे भ्रष्टाचार पर जो है अंकुश लगा है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। सामाजिक सर्वेक्षण को जो है परिभाषित कीजिए। सामाजिक सर्वेक्षण को परिभाषित कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है लघुत्तरीय प्रश्न है। देखो, सामाजिक सर्वेक्षण वैज्ञानिक अध्ययन की एक प्रमुख समाजशास्त्रीय विधि है जिसके द्वारा सामाजिक जीवन, सामाजिक संबंधों अथवा सामाजिक दशाओं की जो है बड़ी सावधानी पूर्वक जांच की जाती है। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन है, सर्वेक्षण प्रणाली क्या है अथवा सर्वेक्षण पद्धति से आप क्या समझते हैं? तो सर्वेक्षण प्रणाली के अंतर्गत निर्धारित प्रश्नों को अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में लोगों से पूछा जाता है। ठीक, सर्वेक्षण प्रणाली की प्रमुख आधारों का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों, सर्वेक्षण प्रणाली के माध्यम से सामाजिक जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त करके उसे अधिक सार्थक बनाया जाता है। सर्वेक्षण प्रणाली में जो है सामग्री का जो है संकलन वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसका एक सीमित एवं निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है। साक्षात्कार पद्धति क्या है अथवा साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं? साक्षात्कार देखो, इंग्लिश बच्चों इंटरव्यू बोला जाता है। इंटरव्यू आप लोग जानते हो, दिए भी होंगे इंटरव्यू बच्चे। तो साक्षात्कार पद्धति के अंतर्गत कार्यकर्ता तथा सूचना प्रदाता के बीच
आमने सामने संपर्क स्थापित करके कुछ ऐसे रहस्यों का पता लगाया जाता है जिसे सूचना प्रदाता के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता है। इस पद्धति में वास्तविक प्रश्न वार्तालाप के दौरान उभर कर सामने आते हैं। साक्षात्कार पद्धति की सीमाएं बताइए, अथवा जो है साक्षात्कार पद्धति सीमाएं बताइए बच्चों। इसका उत्तर देखेंगे, साक्षात्कार पद्धति के दोष या सीमाएं निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, साक्षात्कार पद्धति में बहुत अधिक लोगों को जो है शामिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, साक्षात्कार पद्धति में बहुत अधिक लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता। नंबर 2, यह व्यक्तियों के एक चयनित समूह के विचारों को ही जो है प्रस्तुत कर सकता है। साक्षात्कार एक अवैज्ञानिक विधि है क्योंकि सूचनादाता द्वारा शोध के समय अनेक विषय से असंबंधित बातें भी बताई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट से पूछा गया परीक्षाओं में। परीक्षण पद्धति की भूमिका का उल्लेख कीजिए। प्रेक्षण पद्धति शोध की एक प्रविधि है बच्चों, जिसका प्रयोग सामाजिक शोध में सामग्री या आंकड़े एकत्रित करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग हम उस सामाजिक व्यवहार, घटनाओं एवं परिस्थितियों के अध्ययन के लिए करते हैं जिन्हें हम घटित होते हुए देख सकते हैं। प्रेक्षण से शोध परिणाम कैसे ज्ञात होता है? प्रेक्षण शोध पद्धति में शोधकर्ता अपने शोध कार्य हेतु निर्धारित परिस्थितियों या संदर्भों पर बारीकी से नज़र रखते हुए शोध परिणाम ज्ञात करता है। छोटी शोध परियोजनाओं हेतु कुछ समाजशास्त्री मुद्दों का उल्लेख कीजिए। आइए इसको तो देखेंगे। छोटी शोध परियोजनाओं के लिए जो है समानता उपयुक्त प्रणाली होनी चाहिए। इसमें प्रणालियों का सम्मिश्रण भी किया जा सकता है। इस परियोजना में विभिन्न समाजशास्त्री मुद्दों जैसे सार्वजनिक परिवहन, संचार माध्यम, घरेलू उपकरण, सार्वजनिक स्थान, विभिन्न आय वर्गों की बदलती हुई आकांक्षाएं आदि को जो है सामाजिक जीवन में महत्व को जो है शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे हम लोग, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी और क्यों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले ने की थी, जो निम्न जात के लोगों के मानवाधिकारों एवं सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए समर्पित थे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, औपनिवेशिक काल में समाज सुधारकों ने किस प्रकार महिला शिक्षा पर जो है बल दिया? औपनिवेशिक काल किसे कहते हैं बच्चों? ऐसा काल जब एक देश दूसरे देश पर शासन किया रहता है, गुलाम बनाए रहता है, तब उस काल को औपनिवेशिक काल कहते हैं। तो औपनिवेशिक काल में विभिन्न समाज सुधारकों ने महिला शिक्षा से संबंधित मुद्दों को उठाया, जिसमें एक समाज सुधारक ज्योतिबा फूले ने पुणे में महिलाओं के लिए पहला विश्वविद्यालय खोला। सभी समाज सुधारकों ने जो है यह माना कि समाज में उत्थान के लिए महिलाओं का जो है शिक्षित होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद में मध्य वर्ग से आप क्या समझते हैं? उपनिवेशवाद के दौरान अंग्रेजी शिक्षा से एक नए मध्य वर्ग का जो है जन्म हुआ। इस मध्यवर्गीय भारतीय ने पश्चिम के अनेक दार्शनिकों के विचारों को जो है पढ़ा तथा उनके उदार प्रजातंत्र की अवधारणा से अवगत हुए। इन भारतीयों ने भारत को उदारता और प्रगतिशीलता के एक नए रास्ते पर लाने का जो है प्रयास किया, जिसे मध्य वर्ग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, सांस्कृतिकरण को परिभाषित कीजिए, अथवा सांस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं और इसकी अवधारणा किसने दी है? तो आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग जो है। देखो, सांस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न जाति या जनजाति या अन्य समूह उच्च जातियाँ विशेषकर द्विज जाति की जो है जीवन पद्धति, अनुष्ठान, मूल्य, आदर्श, विचारधाराओं का अनुसरण करते हैं। सांस्कृतिकरण जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है। इसकी अवधारणा M.N. श्रीनिवास ने जो है दी थी। भारतीयों ने पश्चिमीकरण का अनुसरण जो है किस प्रकार किया? अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीयों ने पश्चिमीकरण का अनुसरण किस प्रकार किया? तो बच्चों, प्रारंभ में भारतीयों के एक छोटे समूह ने पश्चिमीकरण को अपनाया। इन समूहों द्वारा पश्चिमी प्रतिमान चिंतन के प्रकारों, स्वरूपों एवं जीवन शैली को जो है स्वीकार किया, बल्कि इनका जो है समर्थन एवं विस्तार भी किया। आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं? देखो, S.C. दुबे के अनुसार आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है। यह एक ऐसा आंदोलन है जिसके द्वारा परंपरागत या अर्ध परंपरागत व्यवस्था, निश्चित रूप से वंचित तकनीकी के स्वरूपों तथा उससे जुड़ी सामाजिक संरचना, मूल्य, उन्मेष एवं प्रेरक तथा आदर्शों की ओर आकर्षित होती है। भारत में आधुनिकीकरण का जो है क्या प्रभाव पड़ा?
तो बच्चों भारत में आधुनिकीकरण का व्यापक प्रभाव पड़ा है। औद्योगिकी एवं उत्पादन प्रक्रिया में व्यापक गुणात्मक सुधार हुए हैं। सीमित संकीर्ण विचारधारा का समापन होने लगा। पाश्चात्य सभ्यता के विकसित होने से दृष्टिकोण में जो है व्यापक परिवर्तन हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। तो आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आधुनिकीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण का विचार तार्किक तथा वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होने कारण जो है इसे किसी भी समाज का जो है सीधा अनुकरण नहीं माना जाता। नंबर 3, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया परिवर्तनीय है, अर्थात आधुनिकीकरण से जो है नगरीकरण, औद्योगिकरण तथा जो है शैक्षिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। भारत में आधुनिकीकरण के किन्हीं 3 दुष्परिणामों की जो है विवेचना कीजिए। आइए इसका उत्तर देखेंगे। आधुनिकीकरण के 3 दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आधुनिकीकरण के फलस्वरूप मशीनीकरण के महत्व में वृद्धि हुई है, फलतः बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। नंबर 2, आधुनिकीकरण के कारण घनिष्ठ संबंध का अभाव बढ़ता जा रहा है तथा जो है स्वार्थ, व्यक्तिगत हित की भावना बलवती हो रही है। आधुनिकीकरण से जो है नगरीकरण तो हो रहा है, परंतु इसके साथ गंदी बस्तियां, अपराध आदि में भी जो है वृद्धि देखी जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सहभागी लोकतंत्र किसे कहते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन अतिलिखित प्रश्न है कि सहभागी लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो बच्चों सहभागी लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए किसी समूह या समुदाय के सभी सदस्य एक साथ भाग लेते हैं। इसी को सहभागी लोकतंत्र कहते हैं। सहभागी देखो सहला है जिसमें सब भाग लें। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन बच्चों है, भारत में सामाजिक परिवर्तन का क्या कारण है। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन का कारण ना हो तो केवल भारतीय विचार है और ना ही केवल पाश्चात्य विचार, बल्कि यह जो है भारतीय विचारों और पाश्चात्य विचारों का संयोग और उनकी जो है पुनर्व्याख्या है। कराची अधिवेशन में किस प्रकार के लोकतंत्र की परिकल्पना की गई। कराची अधिवेशन में जो है किस प्रकार के लोकतंत्र की परिकल्पना की गई। तो बच्चों इसमें संविधान का अर्थ केवल चुनाव करवाने की औपचारिकता पूर्ण कराना ही नहीं, बल्कि एक यथार्थ व पारमाणिक लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के लिए भारतीय सामाजिक संरचना पर पुनः जो है यथेष्ट कार्य करना भी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन किन्हीं 4 उद्देश्यों के बारे में बताइए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। कराची अधिवेशन में निम्नलिखित उद्देश्य पारित किए गए हैं। नंबर 1, अभिव्यक्ति, संगठन और सभा की स्वतंत्रता। नंबर 2, सभी संस्कृतियों व भाषाओं की सुरक्षा। नंबर 3, निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। नंबर 4, नागरिकों के लिए सैन्य प्रशिक्षण। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अतिलिखित बच्चों, भारत के 73वें संविधान संशोधन के बारे में बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो वर्ष 1952 में 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिकता प्रदान की है। यह संशोधन बच्चों इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने जो है निर्वाचित निकायों में महिलाओं को शामिल किया। इससे उन्हें जो है निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त हुई। किन्हीं 2 पंचायती उत्तरदायित्वों की चर्चा कीजिए। किन्हीं 2 पंचायती उत्तरदायित्वों पर चर्चा कीजिए अथवा पंचायत के 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए अथवा ग्राम पंचायत के जो है 4 दायित्व बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंस है, लगातार कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो बच्चों पंचायतों को जो है निम्नलिखित प्रकार के उत्तरदायित्व प्राप्त हैं। नंबर 1, आर्थिक विकास के लिए योजनाएं व कार्यक्रम बनाना। नंबर 2 जो है सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों को चलाना। नंबर 3, शमशानों एवं कब्रिस्तानों का जो है रखरखाव। अगला नंबर, जन्म तथा मृत्यु के आंकड़े रखना। ये बच्चों पंचायत के जो है क्या है कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है, वन पंचायतों के बारे में बताइए। वन पंचायत क्या है बच्चों। आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो उत्तराखंड में महिलाओं ने वन पंचायत की स्थापना की। वन पंचायत की महिलाएं पौधशालाएं बनाकर छोटे पौधों का पालन पोषण करती हैं। इसके सदस्य आसपास के जंगलों की जो है अवैध कटाई से सुरक्षा भी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजनीतिक अराजकता के कारणों का उल्लेख कीजिए। राजनीतिक अराजकता देश की एकता और अखंडता के प्रति वैचारिक अभाव, जिम्मेदारियों एवं जवाबदेही के प्रति मोह भंग की अवस्था आदि राजनीतिक अराजकता के प्रमुख कारण है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह का क्या अर्थ है बच्चों। दबाव समूह आप लोग जानते हो जो राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते हैं
राजनीति में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। यानी बच्चों ये जो चुनाव नहीं लड़ते हैं, चुनाव लड़ते नहीं, चुनाव क्या करते हैं, लड़वाते हैं, ठीक है। दबाव डालकर जो है सरकार पर अपना जो है शासन व्यवस्था चलाते हैं। देखो बच्चों, आधुनिक प्रजातांत्रिक समाज में दबाव समूह राजनीतिक जीवन की एक महत्वपूर्ण देन है। ये ऐसे समूह हैं जिनके द्वारा विभिन्न वर्गों या हितों के लिए लोग अपना गुट बनाकर सार्वजनिक नीतियों के निर्माण पर प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। अभी हमने जो बताया, सारी मतलब जो सरकार की नीतियों के निर्माण निर्माण पर प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, समूह की विशेषताएं लिखिए। समूह की विशेषताएं निम्न है। नंबर 1, समूह में एक से अधिक सदस्यों की बहुलता होती है। नंबर 2, समूह के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि जनतांत्रिक राजनीति से आप क्या समझते हैं। जनतांत्रिक राजनीति से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों, जनतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक दलों के माध्यम से शासन व्यवस्था को कार्य रूप दिया जाता है। जनतंत्र एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जो शासकों को बदल देने के लिए एक नियमित संवैधानिक अवसर प्रदान करती है। ठीक है बच्चों, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र के अतिलघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है भैया, थैंक यू।